हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 7th एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। मिशन 95 प्लस हमारी एक स्पेशल सीरीज है जहां पर हम अकाउंट्स का पूरा ही सिलेबस विद इन 60 डेज कवर करने वाले हैं, ताकि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी फाइनल प्रिपरेशन हो जाए। तो आई होप ये वीडियोस आप रेगुलरली वॉच करते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करते हो। आपकी शेयरिंग और लाइक मेरे को मोटिवेट करेगी और भी ज्यादा वीडियोस अपलोड करने में। तो तुरंत इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो मिशन 95 प्लस के 7th एपिसोड पर हम आ चुके हैं। 6th एपिसोड तक हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहला पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही वो पार्ट है जो ऑलवेज एग्जाम में कंफ्यूज करता है। तो इसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, और 6 पार्ट्स में हमने विद न्यूमेरिकल विद एग्जांपल्स इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। प्रीवियस सेशन में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यूज कंडक्ट किए थे रिवीजन पर्पस के लिए। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मेट, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और आज हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ फ्री क्लासेस अरेंज की गई हैं। आप देख सकते हो 1st जन से लेकर 12th जन तक कंपनी अकाउंट्स हमने कंप्लीट कर दिया है, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 14th जन टू 18th जन तक एक कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर सेशन, यानी जो सैंपल पेपर्स क्वेश्चंस होते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर्स प्रेजेंट करने हैं और क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है अपने पेपर्स को प्रेजेंट करने के टाइम पर। तो ये हमारी बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं जिनको हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, और ये लाइव क्लासेस हैं। तो ये हमारी फ्री लाइव क्लासेस हैं जो कि आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए और वहां जाकर इन सभी क्लासेस को इनरोल कर लीजिए, क्योंकि अगर इनरोल करोगे तभी आपके पास नोटिस आएगा। इसके साथ साथ वहां पर हमारी प्लस क्लासेस भी चल रही हैं। प्लस क्लासेस जहां पर आपका पूरा ही सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारा कंप्लीट किया जाएगा प्लस क्लासेस में। तो ये हमारी प्लस क्लासेस का टाइम टेबल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कोर्स चल रहा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने करवा दिया, बिजनेस स्टडीज हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, विद इन 80 डेज 18 डेज आपका पूरा ही बिजनेस का सिलेबस कवर कर दिया जाएगा विद रिटन नोट्स। तो प्लस क्लासेस में आप ये बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको प्लस क्लासेस में लाइव क्लासेस दी जाएंगी डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए, ताकि आप अपने डाउट्स साथ के साथ डिस्कस कर पाओ। उसके बाद अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करते हो तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, यानी जितनी मर्जी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, और इंडिया के टॉप एडुकेटर्स जो हैं वो आपको टीच करेंगे, टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आपका सारा ही सिलेबस कवर किया जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखे जाएंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, ताकि सिर्फ और सिर्फ डाउट्स डिस्कस किए जा सके। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन का पिक क्लिक करके आप हमें सेंड करोगे, हम वो डिस्कस करेंगे। देन टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं 9 जनवरी से, जिसमें आपका पूरा ही सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे पेपर पैटर्न सॉल्व करने के लिए, और वो एग्जाम की तरह कंडक्ट किया जाएगा
चेक करने के लिए सीबीएसई के एग्जामिनर्स उसको चेक करेंगे और इवेल्युएट करने के बाद आपकी मिस्टेक्स भी बताएंगे। और इतना ही नहीं, आपको रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे। जितने भी चैप्टर्स के नोट्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। और प्लस प्लेटफॉर्म कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप अपनी पर्सनल ट्यूशन सेंटर्स ज्वाइन करते हो, वहां पर आपका सारा सिलेबस नहीं हो पाता और उतनी ही फीस लेते हैं जितनी यहां पर सभी सब्जेक्ट्स की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 मंथ्स का एक्वायर करते हो, क्योंकि राइट नाउ आपके पास 6 मंथ्स हैं, पेपर जो है वो डिलेड हो चुके हैं, 9,000 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग, यानी 1500 पर मंथ सभी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत कम है। और अगर आपको और भी ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो जॉली 10 ये डिस्काउंट आप यूज कर लेना, कोड। अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा। पर मंथ 1350 में आप सारी ही क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। पहले आपके लिए डेमो क्लासेस अरेंज की गई हैं, हमारी स्पेशल क्लासेस, जहां पर हम अकाउंटेंसी डिस्कस कर रहे हैं। सैंपल पेपर आप उसको ज्वाइन करिए, अगर इंटरेस्टेड लगता है तो आप प्लस में ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। देन इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि प्लस में आपको कन्वर्ट होना है या नहीं। जब भी आप हमारी स्पेशल क्लास ज्वाइन करने आओ तो एक कोड यूज कर लेना, जॉली लाइव। जॉली लाइव ये हमारा फ्री कोड का क्लास है, आप एंटर करोगे तो कोड मांगेगा, ये कोड आपको एंटर करना पड़ेगा। प्लस क्लासेस के साथ साथ यहां पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, 1-on-1 टीचिंग की जाएगी, डायरेक्ट पेरेंट्स के साथ कनेक्शन मेंटेन किया जाएगा, टॉपिक्स जो है, डाउट जो है वो डायरेक्ट डिस्कस किए जाएंगे, 1-on-1 सेशन अरेंज किया जाएगा, पर्सनल सेशन। और अगर इसकी बात करें तो यहां पर 6 मंथ्स के प्राइजेस हैं 15,300, 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग ये आपके पास आएगा 2,550 रुपीज। तो प्लस, आइकॉनिक और स्पेशल 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करिए, एक्साइटेड हो तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप एक्वायर कर सकते हो। चलिए, तो हम आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक बिजनेस की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है। जैसे कि इससे नेम से ही पता चल रहा है, बिजनेस की वो सारी एक्टिविटीज जिसमें बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट मशीनरीज में होती है, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में होती है, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर लिए, इसी को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस की वो एक्टिविटी है जिसके थ्रू एक बिजनेस या तो पैसा इन्वेस्ट करता है या फिर पैसा डी इन्वेस्ट करता है, जिसको हम डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस के लिए एक मशीन परचेज की, तो वो मशीन आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। परचेज करना ऑब्वियसली कैश आउटफ्लो होगा। दूसरी तरफ अगर उसी मशीन को आप सेल कर देते हो तो ये आपकी कंपनी की डिसइन्वेस्टमेंट होगी, और डिसइन्वेस्टमेंट करने से ऑब्वियसली कैश इनफ्लो होगा। जब आप मशीन बेचोगे तो कैश रिसीव होगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि सेल और परचेज से रिलेटेड होती हैं, सेल एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसमें 2 ही कैटेगरीज हैं, या तो आपने मशीन परचेज की है या फिर सेल की है, या फिर एक्चुअल में आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है बाय परचेजिंग दी शेयर्स और बाय सेलिंग दी शेयर्स। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं। पहला, आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी इन्वेस्टमेंट कहां पर हुई है, यानी कैश आउटफ्लो कहां पर हुआ है, और दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपने डिसइन्वेस्टमेंट कहां पर की है, यानी कैश इनफ्लो कहां पर हुआ है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं, और इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। यानी अगर एक बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है तो कितना कैश आउटफ्लो हुआ,
और अगर एक बिजनेस डिसइन्वेस्टमेंट करता है तो कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश गया और कितना कैश आया। तो all those activities which are related to sale and purchase of long term assets are called as investment activities. तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में हमें 2 पॉइंट्स ही कंसीडर करने होते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली हमें 2 ही पॉइंट्स कंसीडर करने होते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को इट मींस हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो कि रिलेटेड है सेल एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट से। और दूसरी तरफ सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हमें सेपरेटली शो करना होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म की भी होती है और शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट को हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज मानते हैं और मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में काउंट नहीं होती, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में काउंट होती है। तो इसीलिए यहां पर हमें सेपरेटली मेंशन करना होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यही 2 मेन एक्टिविटीज हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। इन एक्टिविटीज को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज परचेज एंड सेकेंड इज सेल्स। तो ये 2 मेजर एक्टिविटीज हैं जो एक बिजनेस में परफॉर्म की जाती हैं। इन्हीं को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। अगर कोई बिजनेस एसेट परचेज करता है या फिर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करता है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स को परचेज करता है, बॉन्ड्स को परचेज करता है, तो उसको हम कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं क्योंकि परचेज करने पर पैसा देना पड़ेगा। तो ये दोनों ही क्या बन जाएंगी? आउटफ्लो। और दूसरी तरफ अगर उसी परचेज की हुई एसेट को या फिर उसी परचेज किए हुए शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को कंपनी सेल कर दे, तो सेल करने पर कैश रिसीव होगी, यानी ये इनफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ओवरऑल अगर डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिससे कंपनी को कैश रिसीव होता है? फर्स्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब एक कंपनी अपनी फिक्स्ड एसेट्स बेच देगी जो कि इन्वेस्टमेंट थी, उसको डिसइन्वेस्ट कर देगी तो कैश इनफ्लो होगा। सेकेंड इज सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेल कर देगी तो भी कैश इनफ्लो होगा। इसके अलावा और हमारे पास क्या आता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए तो उस अमाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी हमारी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और वो कैश इनफ्लो है। तो अगर आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड तो रिसीव होगा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही कहलाएगा और वो इनफ्लो होगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई हाउस है, कोई घर है जो कि आपने रेंट पे दिया हुआ है, किराए पर किसी को दिया हुआ है, तो वो हाउस क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तरह की इन्वेस्टमेंट। तो उससे अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश आउटफ्लो, यानी वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जिससे कैश आउटफ्लो हो जाता है। फर्स्ट इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें पैसा तो इन्वेस्ट करना होगा, बिल्डिंग बनानी होगी या बिल्डिंग परचेज करनी होगी, लैंड परचेज करना होगा, मशीन्स परचेज करनी होगी। तो ये सब बिजनेस की इन्वेस्टमेंट ही है जो कि वो अपने बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी एसेट परचेज की जाती है, प्लांट, मशीनरी, लैंड, तो वो सब आउटफ्लो कहलाएगा। सिमिलरली अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज की गई है, किसी कंपनी के शेयर्स आपने परचेज किए, डिबेंचर्स परचेज किए, या फिर किसी को उधार पे आपने दिया था लोन, दैट इज आउटफ्लो। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपकी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को पैसा उधार दिया है तो वो भी आउटफ्लो है, क्योंकि पैसा आपने दिया है ना उधार पे, तो ये भी आउटफ्लो है। और इनकम टैक्स पेड, ये भी आउटफ्लो है। लेकिन याद रखना, इनकम टैक्स अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से है तभी वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये इनफ्लो और ये आउटफ्लो, जिसमें से ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपकी कंपनी ने किसी को उधार दिया है, लोन दिया है, पैसा दिया है, तो पैसे दोगे तो आउटफ्लो होगा ना। सिमिलरली अगर वो पैसा वापस मिल जाए, यानी आपको अमाउंट रिसीव हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इनफ्लो। तो अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो जाएगा, और अगर वही पैसा आपको कुछ समय के बाद वापस मिल जाए तो वो क्या होगा, इनफ्लो। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अब हमारे पास आता है वो फॉर्मेट जो हमें फॉलो करना है। सिंपल है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको रिवर्स गियर में नहीं जाना, इसमें नॉर्मल एंट्रीज आपको पास करनी है। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिवर्स गियर होता है, यहां पर कोई ऐसा रिवर्स गियर नहीं है, नॉर्मल एंट्रीज आपने पास करनी है, और एंट्रीज इन्वेस्टिंग वाली होनी चाहिए। तो जो भी एंट्रीज बिजनेस के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो अभी आपको एक्सप्लेन की, वो सारी किस में आएंगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दो तरह के होते हैं, या तो कैश इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा। तो पहले हमने सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखना है, यानी जहां से हमें पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो आपके सामने ये फॉर्मेट क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर आप कोई एसेट सेल करते हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, पैसा रिसीव होगा ना, एसेट बेचोगे तो पैसा मिलेगा, इनफ्लो। ऐसे ही अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट बेचते हो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ट्रीट की जाती हैं। तो अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट बेची है तो पैसा मिलेगा, इनफ्लो है। देन लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड बैक, ये भी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपने किसी को उधार दिया था, उसका पैसा वापस मिल रहा है, तो वो भी इनफ्लो है। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर। अगर आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, शेयर्स डिबेंचर्स परचेज किए, तो उससे जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, इनफ्लो। देन अगर आपने कोई एसेट परचेज की है, इन्वेस्टमेंट परचेज की है, या फिर किसी को उधार दिया है, लोन दिया है, तो ये सब आपका आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है। तो ये एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप रीड करके पता कर लोगे कि ये इन्वेस्टिंग ही है। तो चलिए पहले एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 2013 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो डायरेक्टली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पूछ सकते हैं,
कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन तो आता ही है हर बार एग्जाम में, लेकिन छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग के बारे में पूछ लें। तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको डाटा गिवन है, क्या परचेज किया, क्या सेल किया, बताया हुआ है। जो भी आपकी सेल्स है वो आपका इनफ्लो है, जो भी आपकी परचेज है वो आउटफ्लो है। नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लैंड परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले तो हम यहां पर हेडिंग लिख लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या फिर इनफ्लो भी आप लिख सकते हो। और सेकंड हमें क्या करना है, कैश आउटफ्लो, जो कि हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैश इनफ्लो प्लस करते हैं और कैश आउटफ्लो, जो पैसा जा रहा है उसको माइनस करते हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें डेप्रिसिएशन वगैरह कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी हम करेंगे और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी देंगे लास्ट में। पहले हम इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है लैंड परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। अब क्योंकि परचेज किया है, परचेज करने से कैश आउटफ्लो होगा और ये इन्वेस्टिंग भी है क्योंकि लैंड परचेज करना इज फिक्स्ड एसेट। तो क्या करेंगे, माइनस 5 लाख। माइनस वाले आइटम को आप ब्रैकेट में मेंशन करना ताकि याद रहे कि ये माइनस करना है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड। ये भी परचेज्ड है। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो पैसा आउटफ्लो होगा, कैश देनी पड़ेगी, यानी माइनस करेंगे 2,70,000। तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख लेते हैं, आपको स्टेटमेंट पता ही है क्या लिखनी है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट यानी मशीनरी, परचेज की गई है 4,50,000। ये भी आउटफ्लो है, अगर मशीन परचेज करेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, 4,50,000 माइनस कर देंगे इसको भी। फाइनल आंसर आपका प्लस में भी आ सकते हैं, नेगेटिव में भी आ सकता है, तो टेंशन नहीं लेनी कि सभी माइनस में आ रहे हैं, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। कैश इनफ्लो भी हो सकता है, कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट अब हमारे पास है सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट बिल्डिंग। हमने अपनी बिल्डिंग सेल कर दी। भाई अगर बिल्डिंग सेल करेंगे तो हमें अमाउंट रिसीव होगी, यानी प्लस करेंगे 6 लाख। तो यहां पर लिख देते हैं सेल्स ऑफ बिल्डिंग 6 लाख। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। भाई हमने हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल कर दी, यानी अमाउंट रिसीव होगी, तो ये क्या है, इनफ्लो, प्लस कर देंगे 1,60,000। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट मशीनरी। हमने मशीन को सेल किया है, अगेन अमाउंट रिसीव होगी 2,10,000, प्लस कर देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एन एन इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारे पास कुछ डिबेंचर्स थे जो कि हमने परचेज किए थे किसी दूसरी कंपनी के, यानी ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। हमने दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया और उस पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट इज इन फ्लो, तो प्लस कर देंगे 1,10,000। चलिए, ऐसे ही लास्ट हमारे पास है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एन इन्वेस्टमेंट। अब हमें डिविडेंड भी रिसीव हो रहा है, मतलब हमारे पास किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स थे, उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिल रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट है ये हमारी, और इन्वेस्टमेंट से इनफ्लो हो रहा है, प्लस कर देंगे 30,000। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें डेप्रिसिएशन या फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमें बनाने को नहीं कहा गया। नॉर्मल सेल और परचेज दिया हुआ था, जो इनफ्लो है उसको प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 6 लाख, 1,60,000, 2,10,000, 1,10,000 प्लस 30,000। प्लस आइटम हमारे पास आएगी 11,10,000। अब माइनस कर देते हैं, 5 लाख माइनस 2,70,000 माइनस 45,000, ये हमारे पास 4,50,000 है। तो यहां पर एक जीरो और इंसर्ट करते हैं और इसको भी माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा नेगेटिव, क्योंकि माइनस वाली आइटम्स ज्यादा हैं हमारे पास, तो ये नेगेटिव का आएगा 1,10,000। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, क्योंकि ये यूज की गई है, इनफ्लो नहीं हुआ है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये तो हमारे पास था नॉर्मल क्वेश्चन। अब हमारे पास आता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको 2 इयर्स का डाटा गिवन होगा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी 2 इयर्स का डाटा गिवन है, ये करंट ईयर का डाटा और ये प्रीवियस ईयर का डाटा। पहले हमारे पास 8,50,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी, अब ये बढ़ के 10 लाख की हो गई, यानी हमने 1,50,000 की मशीन परचेज की है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने परचेज ही की हो, क्योंकि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है, हमने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कुछ पोर्शन हमने सेल भी किया है। तो अगर आपको 2 इयर्स का डाटा गिवन हो, कंपैरिजन करके आपको फाइंड आउट करना हो कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, यानी इन्वेस्टमेंट है वो, आउटफ्लो है, या फिर वो डिसइन्वेस्टमेंट है, सेल किया है या इनफ्लो है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो हुआ है कि कैश आउटफ्लो हुआ है, अगर ये आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चंस में जहां पर आपको 2 इयर्स का डाटा गिवन हो, उसके लिए आपको फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। और फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास टोटल 2 केसेस हैं, जिसमें से आज हम फर्स्ट केस कवर करेंगे। सो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर करके हमें ये 4 इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। सबसे पहले तो पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें किसमें ऐड करनी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करनी होती है, जो कि नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस में हम ऐड करते हैं। तो पहला तो आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पता चलेगा, दूसरा आपको यह पता चलेगा कि आपने न्यू एसेट परचेज की है या सेल की है, क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्व करके आप नहीं बोल सकते कि आपने एसेट परचेज किया या सेल किया है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 8,50,000 से मशीन इंक्रीज हो गई 10 लाख की हो गई, यानी हमने मशीन 1,50,000 की परचेज की है क्या? नहीं, हमने सेल भी की है। तो ऑब्जर्व करके आपको नहीं पता चलेगा कि आपने एसेट परचेज किया या सेल की है। आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, उसी से आपको पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, एसेट परचेज की है या सेल की है, और परचेज या सेल करने पर
एसेट को परचेज या सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। नॉर्मली ये सेल्स के टाइम पर देखा जाता है, तो इसलिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब आपने एसेट बेची है तो सस्ते में बेची है कि महंगे में बेची है, प्रॉफिट में बेची है कि लॉस में बेची है। तो ये चारों इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है। दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास है व्हेन फिक्स्ड एसेट्स इज रिकॉर्डेड एट रिटन डाउन वैल्यू मेथड नहीं, रिटन डाउन वैल्यू। एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। वो हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि क्या कंपनी अपनी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है या फिर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर रही। क्योंकि सिंपल है, 11th क्लास में 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करना और एक होती है डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करना। तो ये दो केस हैं जिसमें से आज हम फर्स्ट केस कवर करेंगे। और फर्स्ट केस क्या है? जिसमें कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, यानी कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन कर रही, वो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है और वो अपनी रिटन डाउन वैल्यू को रिकॉर्ड कर रही है। यानी एक साल यूज करने के बाद जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो कंपनी चार्ज करती है, डेप्रिसिएशन माइनस करती है और जो वैल्यू बच जाती है बैलेंस शीट में वो लिखती है। सो ये हमारे पास फर्स्ट केस है जिसमें एक कंपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। So it means organization is charging depreciation and deducting the value from assets every year. तो ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें कंपनी एक्चुअल में अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, एसेट्स में से माइनस करती है और जो वैल्यू बच जाती है उसको अपनी बैलेंस शीट में लिखती है। और ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉलोइंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो समझ जाना, अगर आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई तो समझ जाना कि कंपनी जो है वो फर्स्ट केस फॉलो कर रही है, यानी एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है। तो अगर एक कंपनी एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है तो बैलेंस शीट में जो एसेट की वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? यहां पर बुक वैल्यू का मतलब होता है जो मशीन की, एसेट की ओरिजिनल वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू है, उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। तो अगर एक कंपनी डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रही है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, तो बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू शो की जाएगी? बुक वैल्यू। एक और वैल्यू होती है कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू जिसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की गई। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी तक का अगर कंक्लूड किया जाए तो आज हम फर्स्ट केस करने वाले हैं जिसमें कंपनी एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, अमाउंट को डिडक्ट करती है और बुक वैल्यू बैलेंस शीट में शो करती है। ये हमारा वो केस है जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम नहीं डिस्कस करने वाले। नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। तो ये आपके पास वो फॉर्मेट है जो आपको प्रिपेयर करना है फिक्स्ड एसेट अकाउंट फॉलो करने के लिए। तो इसमें आपको ना बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है। बैलेंसिंग फिगर मतलब डेप्रिसिएशन कितनी है, मशीन सेल कितने की, परचेज कितने की है, सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो सब आपको इसी में से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास मशीनरी अकाउंट है। फिक्स्ड एसेट जो मर्जी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकती है जैसे पेटेंट या गुडविल भी हो सकती है। हम मशीनरी अकाउंट सपोज कर लेते हैं इसको।
ये हमारे पास मशीनरी अकाउंट है। तो मशीनरी अकाउंट में हमारा बैलेंस जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? डेबिट साइड से। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है क्योंकि सिंपल है, मशीन एसेट होती है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसलिए हम इसको डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, बिगिनिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर का बैलेंस, तो वो यहां पर आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो वो यहां पर आएगा। आपको बैलेंसेस राइट डाउन करते जाने हैं, आपके पास बैलेंस फिगर आ जाएगी। देन डेप्रिसिएशन जो चार्ज की जाएगी वो क्रेडिट साइड आएगी, लेकिन क्यों? सिंपल है, मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, एसेट जब इंक्रीज होती है तब हम डेबिट करते हैं, लेकिन एसेट जब डिक्रीज होगी तब हम उसको क्रेडिट करेंगे ना। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसलिए डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस राइट डाउन करने के बाद नेक्स्ट यहां पर हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। अगर हमने कोई एसेट सेल की है तो उसकी वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी, और यहां पर हम बाय बैंक लिखेंगे क्योंकि एसेट सेल करने पर पैसा मिलेगा ना, अमाउंट रिसीव होगी, इसलिए बाय बैंक। देन सेल करने पर अगर लॉस हुआ है तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ये याद रखना, गलती से डेबिट साइड मत कराना, लॉसेस जो हैं फिक्स्ड एसेट्स के वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। देन अगर आपने कोई एसेट परचेज किए तो उसकी वैल्यू यहां पर आएगी, और सेल करने पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉस आप क्रेडिट साइड लिखोगे, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया, आपने अपनी मशीन महंगे दाम में बेच दी, तो वो कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड। तो ये फॉर्मेट है जो आपको क्लियर कट फॉलो करना है फर्स्ट केस में, जिसमें प्रोविजन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं की जाती। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि बैलेंसिंग फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेम जो अभी आपको क्वेश्चन दिखाया गया था, कैलकुलेट द कैश, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है, लैंड भी दी हुई है। ये तीनों ही हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है क्योंकि तीनों ही एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, और इसके रिगार्डिंग हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। अगर हम प्लांट एंड मशीनरी को नॉर्मल ऑब्जर्व करें विदाउट प्रिपेयरिंग फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तो देखने पर तो यही लग रहा है कि पहले कंपनी के पास 8,40,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी और अब उनके पास 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, मतलब उन्होंने परचेज की होगी। नहीं, जरूरी नहीं है कि उन्होंने परचेज ही की है, कुछ और चेंज भी हो सकता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, यानी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये हमारे पास परफॉर्मा है इसका। ये वर्किंग नोट आपको फाइनल एग्जाम में भी शो करना पड़ेगा, वर्किंग नोट के भी मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपको पता है ये हमारी एसेट होती है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड मेंशन किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जो कि ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था 2012 का 8,50,000। तो बिगिनिंग में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी? 8,50,000। क्लोजिंग में वो कितनी हो गई वो हम यहां पर लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख। अब इसके बीच की जो इंफॉर्मेशन है, परचेज किया, सेल किया, डेप्रिसिएशन कितनी है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो सब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। तो यहां पर हमें कह रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज्ड
ऑन प्लांट एंड मशीनरी वॉज 50,000। प्लांट एंड मशीनरी जो कंबाइन फैक्टर है, इसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है? 50,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से प्लांट और मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और एसेट जब डिक्रीज होती है तब हम उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। तो यहां पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 50,000। देन इसके बाद हमें और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। डेप्रिसिएशन के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि ये डेप्रिसिएशन आप यहां पर यूज कर रहे हो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि परचेज हुआ कि सेल हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ प्लांट एंड मशीनरी का। लेकिन डेप्रिसिएशन का एक और ट्रीटमेंट होता है, और वो कहां पर होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते हो, तो उसके बाद आपको नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको हम वहां पर ऐड करेंगे। तो फिलहाल हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग पूछा गया है, तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम भूल जाते हैं, फिलहाल के लिए इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं। सेकेंड हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वो सोल्ड फॉर ₹40,000। अब यहां पर ध्यान दो, हमें क्या बोला गया है? प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000। आपकी एक प्लांट एंड मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू है 60,000। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जिसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस्ड है, यानी आपने प्लांट एंड मशीनरी यूज की, यूज करने के बाद उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की, अब वो आपके पास कितने की है? 60,000। तो एक 60,000 वाली प्लांट एंड मशीनरी को आपने 40,000 का सेल कर दिया, यही तो लिखा है। प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ 60,000। बुक वैल्यू मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन पहले से ही माइनस है, हमें अलग से डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो एक 60,000 की प्लांट एंड मशीनरी है जिसको कि आपने 40,000 का सेल कर दिया। भाई अगर 60,000 की प्लांट एंड मशीनरी को 40,000 में सेल करोगे तो लॉस ही होगा ना 20,000 का, तो सेल करने पर आपको लॉस हुआ है। तो आओ इसको भी रिकॉर्ड करते हैं प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में। सबसे पहले तो आपने मशीन सेल कर दी है, प्लांट एंड मशीनरी। मशीन सेल करोगे तो मशीन कम हो जाएगी ना, इसका मतलब क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय बैंक। प्लांट एंड मशीनरी बेचोगे तो पैसा मिलेगा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेल्स। वैसे जरूरत नहीं है, कितने की सेल की है? 40,000 की। याद रखना आपको 40,000 मिले हैं, 60,000 की मशीन थी, 40,000 मिले हैं, जो 20,000 नहीं मिले वो आपका लॉस है, और लॉस को हम यहीं पर रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड बाय लॉस ऑन सेल्स। ऐड कर देंगे 20,000। लॉस ऑन सेल्स का एक और ट्रीटमेंट होता है जो कि आपको पता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको भी ऐड किया जाता है डेप्रिसिएशन के साथ, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, एक्सपेंस है। चलिए इतना करने के बाद अब हमें प्लांट एंड मशीनरी के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, अब हमें इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करेंगे? इसका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करके। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 8,50,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा? 50,000 प्लस 40 प्लस 20,000 प्लस 10 लाख। तो ये हमारे पास आ रहा है 11,10,000। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, यानी बैलेंस फिगर हमें कहां मेंशन करना पड़ेगा? दोनों को इक्वल करने के लिए हमें बैलेंस फिगर यहीं पर लिखना होगा ना। बैलेंस फिगर क्या होगा? हमें सेल्स दिया हुआ है, लॉस भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, तो बचा क्या? परचेज। तो अगर डेबिट साइड आपका बैलेंस बचेगा तो परचेज, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा तो वो सेल्स हो सकता है। तो यहां पर हम लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में हम लिखेंगे परचेज बैलेंसिंग फिगर। तो डिफरेंस कर लेंगे 11,10,000 माइनस
8,50,000, यानी 2,60,000 की हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है। इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो यहां पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमें यहां पर लिखना होगा कैश इनफ्लो, यानी कितना कैश आया, और सेकंड हम यहां पर लिखेंगे कैश आउटफ्लो, यानी कितना कैश गया। तो प्लांट एंड मशीनरी का सारा ट्रीटमेंट हमने कर लिया। प्लांट एंड मशीनरी का सारा ट्रीटमेंट करने के बाद अब आपका कंक्लूजन क्या है? हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है या सेल की है? दोनों। ये देखो यहां पर हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है 2,60,000 और ये हमने सेल की है 40,000। तो दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। पहले हम यहां पर लिख देते हैं सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो इसलिए 40,000 प्लस में, और परचेज करने पर पैसा पे करना पड़ेगा तो वो माइनस में आएगा, यानी आउटफ्लो में। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद अब नेक्स्ट हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है, लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की हमें नीचे कोई डिटेल नहीं गिवन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, नो इंफॉर्मेशन। तो अब हमें ऑब्जर्व करके ही पता करना पड़ेगा। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो हमने परचेज की है, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो हमने सेल की है। तो कंपेयर करते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले हमारे पास थी 40,000 और अब ये हो चुकी है 1 लाख। अपने आप कैसे बढ़ गई? इसका मतलब हमने परचेज की होगी ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तभी तो बढ़ी है। और परचेज करने पर कैश आउटफ्लो होता है, यानी इसको माइनस किया जाएगा। 60,000 40 से 1 लाख हो गई, यानी 60,000 की हमने परचेज की है। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस कर देंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 60,000। चलिए ऐसे ही अब लास्ट हमारे पास आता है लैंड एट कोस्ट। एट कोस्ट का मतलब क्या है कि इन दोनों में से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई? क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती। लैंड की वैल्यू डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है। बहुत कम चांस होता है कि किसी लैंड की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, बहुत कम चांस होता है। तो इसीलिए लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाएगी और हमें गिवन भी नहीं है। चलिए तो यहां पर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है लैंड के रिगार्डिंग। कह रहे हैं लैंड वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। अच्छा, हमें यह नहीं बताया कि हमने कितने की लैंड बेची है, हमने अपनी जमीन कितने की बेची है, यह नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया है कि हमने 60,000 के मुनाफे में अपनी लैंड बेच दी, 60,000 के प्रॉफिट में सेल की है। इसका मतलब इसका अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होगा और देखना होगा कि कितने की सेल की है या परचेज की है। तो सेकंड हमारे पास है लैंड अकाउंट। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये भी हमारी एसेट है ना। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट से ही स्टार्ट होता है। आप टू बैलेंस यहां पर नहीं लिखोगे, बैलेंस ब्रोट डाउन यहीं पर होगा और यहां पर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 2 लाख और क्लोजिंग है 1 लाख। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 लाख और यहां पर हमारे पास आएगा 1 लाख। नेक्स्ट, अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि लैंड हमने सेल की है 60,000 के प्रॉफिट पर। अभी आपको बताया था अगर लॉस होता है, किसी चीज को सेल करने पर लॉस होता है तो वो क्रेडिट साइड आता है, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो डेबिट साइड आता है। तो 60,000 का प्रॉफिट हुआ ना हमें, वो हम यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। टू प्रॉफिट
ऑन सेल्स, 60,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। अब हमें और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं कर सकते, हमने कितने की बेची है वो अब हमें फाइंड आउट करना है। कैसे पता लगेगा? डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देख लो। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 2,60,000 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? ओनली 1 लाख। मतलब हमारा लैंड जो है वो डिक्रीज हो चुका है। तो क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि हमने सेल किया है। डेप्रिसिएशन इसका रीजन नहीं है। तो कितने का सेल किया है वो डिफरेंस यहां पर आ जाएगा। बाय बैंक लिखेंगे, पैसा रिसीव होगा ना, ब्रैकेट में आप सेल्स लिख देना क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है। तो डिफरेंस कितना आएगा? 2,60,000 माइनस 1 लाख, यानी हमने लैंड जो है वो 1,60,000 का सेल किया है। तो टोटल सेम आ जाएगा 2,60,000 एंड 2,60,000। तो क्योंकि ये सेल्स है, सेल्स करने पर अमाउंट रिसीव होती है तो हम इसको कैश इनफ्लो में लिखेंगे। प्रॉफिट का ट्रीटमेंट एक जगह और किया जाता है, वो कहां पर है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश जो इनकम्स हैं वो आपने क्या करनी होती है? माइनस। तो ये हम वहां पर माइनस करेंगे। फिलहाल हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं पूछा गया है तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल्स ऑफ लैंड 1,60,000। तो इसको अब हम फाइनल कर देते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव आया 2 लाख। तो 2 लाख में से ये दोनों नेगेटिव हैं, इसको माइनस कर देंगे। तो 2 लाख माइनस 2,60,000 माइनस 60,000, माइनस का 1,20,000 हमारे पास बैलेंस बचेगा। यानी ये हमारे पास क्या है? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कैश यूज किया गया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है जिसमें हमने एक्यूमुलेटेड या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अभी अंडरस्टैंड नहीं किया है। नेक्स्ट सेशन में हम वो भी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको अपने लेवल पर ट्राई करना है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको मेरी तरफ से हार्ट दिया जाएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए क्योंकि आपकी लाइक मेरे को मोटिवेट करेगी और भी ज्यादा वीडियोस अपलोड करने में। तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं और शेयर करने में भी कोई कंजूसी नहीं करनी। शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में और हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वहां पर भी आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद रिटन नोट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।